बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 4। केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 3 में हमने ये टॉपिक्स डिस्कस किए थे और पार्ट 4 में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स एग्जांपल्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एस्टेट बाय NaOH and determination of order of any reaction, and then applications of chemical kinetics. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इससे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। तो उसी तरह ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और हमने ये पढ़ा हुआ है कि इस रेट लॉ के अंदर, ये जो रेट लॉ है इसमें ये जो पावर्स हैं n और m, इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अगर n जो है ये 2 के बराबर होगा तो फिर इस रिएक्टेंट A के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 होगा। और इसी तरह अगर B की पावर m जो है, ये m की वैल्यू अगर 2 होगी इस रेट लॉ के अंदर, तो इस B के लिए फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। और ओवरऑल इट इज़ द रिएक्शन in which the reaction rate is proportional to the square of the concentration of the reactant। यानी रिएक्टेंट जो है, जिस तरह यहाँ पर ये इस रिएक्टेंट के लिए, इस रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ है इसका, इस जनरल इक्वेशन के मुताबिक K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A रेज़्ड टू पावर 2। तो यही सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है ये, क्योंकि इसकी पावर 2 है। यही यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है कि इट इज़ द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये एक जनरल रिएक्शन है कोई जिसमें A एक रिएक्टेंट है विच इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। फर्ज करें ये शुरू में हमने इसके A मोल लिए हैं, जिस इन मोल्स को हम स्मॉल a से ज़ाहिर कर रहे हैं, और शुरू में प्रोडक्ट्स की मकदार 0 होगी और किसी भी टाइम t पर प्रोडक्ट्स की कुछ मकदार बन चुकी होगी और उसको हम x से ज़ाहिर कर रहे हैं, नहीं x मोल्स बन चुके होंगे प्रोडक्ट्स के, और इतने ही मोल रिएक्टेंट के जो हैं वो कम हो चुके होंगे। तो एट टाइम t A की जो मकदार बाकी बची होगी वो A माइनस x होगी। इस तरह किसी टाइम t पर A की जो मकदार रिएक्शन मीडियम में वहाँ मौजूद होगी वो A माइनस x होगी, और प्रोडक्ट्स की जो मकदार वहाँ मौजूद होगी वो x के बराबर होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ये तरीक़ेकार है इस रेट लॉ के मुताबिक। तो रेट को हम इस तरीके से भी ज़ाहिर कर लेते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट A जो है इसकी कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर A माइनस x के बराबर है, तो इसलिए इस A की जगह पर हम A माइनस x भी लिख सकते हैं। तो ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। और रेट की ये दूसरा तरीका लिखने का, इट इज़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को हम की मकदार को हम x से ज़ाहिर कर रहे हैं, तो ये है dx ओवर dt, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव का निशान नहीं है, इसलिए ये डिसअपीयरेंस नहीं है, ये अपीयरेंस है, यानी ये प्रोडक्ट बन रही है। अगर प्रोडक्ट जो है वो डिसअपीयर हो रही हों, कम हो रही हों, तो हम साथ यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं लगाया गया क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मकदार बढ़ रही है और ये बन रही हैं। तो अब रेट लॉ के मुताबिक हम रेट को इस तरीके से लिखते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू पावर, और ये पावर जो है सेकंड ऑर्डर के लिए ये 2 होगी। तो जिस तरह यहाँ पर हमने रिएक्टेंट A के लिए कंसंट्रेशन को A माइनस x से ज़ाहिर किया था, इस तरह यहाँ पर भी रिएक्टेंट A के लिए
कंसंट्रेशन को A माइनस एक्स से जाहिर कर सकते हैं. सो रेट ऑफ रिएक्शन फाइनली इट इज इक्वल टू K इंटू A माइनस एक्स स्क्वेयर. तो ये जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स है इसको और इन दोनों को आपस में इक्वलाइज कर लें और A माइनस एक्स को इधर अगर नीचे ले आएँ तो dt जो है वो इधर K के साथ आ सकता है और इसकी ये फॉर्म बन जाएगी कि dx ओवर A माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा टी. अब इस इक्वेशन की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें ये रिजल्ट मिलता है. इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर A माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K इंटू डेल्टा टी. तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा 1 ओवर A माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस कांस्टेंट C. तो C इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब C की वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये कंडीशन लेंगे कि शुरू में जब टाइम ज़ीरो होगा तो उस वक्त प्रोडक्ट्स की मिकदार भी ज़ीरो होगी और इस तरह टी को जब यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा और एक्स की वैल्यू यहाँ पर जब ज़ीरो रखेंगे तो ये सारा फैक्टर जो है ये 1 ओवर ए के बराबर हो जाएगा. इस तरह जो सी की वैल्यू हमें हासिल होगी वो है 1 ओवर ए. सी इज इक्वल टू 1 ओवर ए. अब सी की ये वैल्यू 1 ओवर ए जो है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो सी की ये वैल्यू 1 ओवर ए उस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 1 ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 ओवर ए. तो ये इक्वेशन जो है ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन कहलाती है और इसकी एक फॉर्म ये भी है कि इसको आप ये ए और ए माइनस एक्स को एक साइड पे कर लें, यानी ये 1 ओवर ए जो है इसको इस तरफ ले जाएं तो ये 1 ओवर ए के साथ माइनस आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 ओवर ए माइनस एक्स माइनस 1 ओवर ए इज इक्वल टू के टी. और टी को इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 1 ओवर टी इंटू एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स. तो ये जो इक्वेशन है इट इज़ नोन एज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. अभी हमने पीछे ये इक्वेशन पढ़ी है सेकंड ऑर्डर के लिए. इट इज़ द इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और इसी इक्वेशन से हम रेट कांस्टेंट के की यूनिट निकाल सकते हैं. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज लीटर पर मोल पर सेकंड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ से ये यूनिट किस तरह निकलेगी कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो टी है और ये एक्स है और ये एक्स जो है ये कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की और इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर और ए जो है ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर है और ए माइनस एक्स भी कंसंट्रेशन है, इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर होगी. एक मोल पर लीटर यहाँ पर है, दूसरा मोल पर लीटर यहाँ पर है और एक एक्स के लिए भी मोल पर लीटर की यूनिट यहाँ मौजूद है. तो इसकी मोल पर लीटर की यूनिट इस मोल पर लीटर से कैंसिल हो जाएगी तो एक यूनिट यहाँ पर बचेगी मोल पर लीटर. तो जो लीटर यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वो ऊपर यहाँ नोमिनेटर में आ जाएगा और टाइम की यूनिट यहाँ पर सेकंड है तो ये बन जाएगा लीटर पर मोल और पर सेकंड. तो इस तरीके से के की यूनिट यहाँ से निकाली जाती है. द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो भी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी इक्वेशन से हम हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं. यानी हाफ लाइफ का मतलब ये है कि रिएक्शन जो हो रहा है उसकी जो मिकदार आपने रिएक्टेंट की शुरू में ली है उसमें से आधी मिकदार कितने वक्त में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी. तो रिएक्टेंट की जो मिकदार शुरू में ली जाती है उनमें से आधी मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितना टाइम लेती है
उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। यानी ये देखें, ये शुरू में हमने रिएक्टेंट ए के लिए ये ए मोल हमने लिए, और इस ए मोल के में से आधे जो हैं वो अगर इस तरफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं तो जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे टी हाफ, यानी हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। तो जब आधे मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे रिएक्टेंट के, तो रिएक्टेंट के यहाँ पर बाकी कितने बचेंगे, वो भी A/2 होंगे। A/2 जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और A/2 जो है बाकी बच गए। तो इस खास टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। और ये मिकदार जो है ये किसी भी टाइम पर है, यानी कोई भी टाइम, जिस टाइम पे आप कंसंट्रेशन मालूम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर हम इस तरीके से लिखते हैं कि उस वक्त प्रोडक्ट के x मोल्स हैं और रिएक्टेंट के उस वक्त जो मोल बाकी बचे हैं वो A-x होंगे। तो अब टाइम हमने वो मालूम करना है जिसपे आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो टाइम मालूम करने के लिए t को इस तरफ ले आएंगे हम, और k को यहाँ ले आएंगे। ये हो जाएगा 1/k इंटू एक्स ओवर a इंटू A-x। तो ये वैल्यूज जो यहाँ हमने अभी डिस्कस की हैं, इनको यहाँ पुट करके हम इजीली हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं। तो अब t को यहाँ पे हम साथ हाफ का लगा देंगे ताकि इंडिकेट हो जाए कि ये हाफ लाइफ टाइम है। तो 1/k उसी तरह आ जाएगा। अब x की जगह पर यानी हम यहाँ पे A/2 लिखेंगे, तो x की जगह पर A/2 आ जाएगा, यहाँ भी x की जगह पर A/2 आ जाएगा। इस a को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A² माइनस A²/2। A² - A²/2, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा A²/2, यानी a को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो ये हो गया A² माइनस A²/2। इसको हल करेंगे तो निकला आएगा A²/2, और ऊपर यहाँ पे है A/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये a जो है ये एक a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक a यहाँ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/ka। तो इस तरह जो हाफ लाइफ है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की वो 1/ka के बराबर है। और ये हम पीछे पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हमने हाफ लाइफ मालूम की थी तो उसमें टी हाफ जो वो मालूम हुई थी 1/k। तो उसमें हमने यहाँ पे ये कहा था कि जो हाफ लाइफ है वो ए पर डिपेंड नहीं करती फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और सेकंड ऑर्डर के लिए अब यहाँ पे देखें तो ए पर डिपेंड कर रही है। और ये ए क्या चीज़ है, ये रिएक्टेंट की वो मिकदार है जो हमने रिएक्शन शुरू करने पर ली थी, उसको हमने ए कहा था। इस कैलकुलेशन से ये साबित हुआ कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है वो रिएक्टेंट की शुरू वाली मिकदार पर डिपेंड करता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि हाफ लाइफ टाइम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, उसमें चूंकि ए का जिक्र नहीं था वहाँ पे, इसलिए उसकी जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की शुरू वाली मिकदार पर डिपेंड नहीं करती, और वो उसका जो इंसार है वो सिर्फ के पर था। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर के अंदर हाफ लाइफ के अनुसार दो चीज़ों पर है, यानी रेट कांस्टेंट पर भी है और रिएक्टेंट की शुरू वाली मिकदार पर भी है। तो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। द रेट इक्वेशन में आल्सो भी रिटन एज, यानी इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये पीछे अभी हमने पढ़ा था कि 1/a-x इज इक्वल टू kt प्लस 1/a। तो ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के मुताबिक हम इसको समझ सकते हैं कि ये फैक्टर जो है ये y के बराबर है, ये k जो है ये m के इक्विवेलेंट समझ लें, और t जो है ये x है, और 1/a जो है ये c है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक ये y और एक ये x। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो x की अमाउंट्स को हम अलॉन्ग एक्सेस से ले लेते हैं और y को अलॉन्ग y एक्सेस से ले लेते हैं। तो अब y इस इक्वेशन में 1/a-x के बराबर है, तो 1/a-x की वैल्यूज़ को आप इधर ले लेंगे अलॉन्ग y एक्सेस, और टाइम को ले लेंगे अलॉन्ग x एक्सेस, और इससे जब ग्राफ आप बनाएंगे तो एक फिर स्ट्रेट लाइन आएगी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए
जब भी आप किसी भी सिस्टम की किसी भी रिएक्शन की ये वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे इस तरीके से कि 1/a माइनस एक्स एक साइड पे y वाले एक्सिस पे ले आएंगे और t की जो वैल्यूज़ हैं वो x एक्सिस पर ले आएंगे, तो फिर उस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होगा तो लाजमी फिर हमें ये इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और इस स्ट्रेट लाइन में जो ये k है ये इसकी स्लोप के बराबर है, यानी जिस तरह ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो m जो होता है ये उस ग्राफ की स्लोप के बराबर होता है, और c की जो वैल्यू है ये उस ग्राफ के जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है उसके बराबर होता है। इसलिए अब c जो है ये 1/a के इक्विवेलेंट है, तो 1/a की जो वैल्यू है ये है y इंटरसेप्ट के बराबर 1/a। तो इस तरीके से ग्राफिकली आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हम बहुत सारी एग्जांपल्स पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेज इनटू आयोडीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। HI की जो डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन में और आयोडीन में, सो इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका रेट ला ये होगा कि रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HI स्क्वेयर। इसी तरह ये decomposition of NO2 to NO and oxygen is also a second order reaction. So इसके लिए रेट ला रेट इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वेयर। इस तरह decomposition of नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड into nitrogen monoxide and bromine gas. This reaction is also a second order reaction. Conversion of NOBr to nitrogen monoxide and bromine. इसके लिए भी रेट लॉ उसी तरह है जिस तरह ये वाले रेट लॉ हैं कि इट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr रेज टू पावर 2। इस तरह ये एक और जो रिएक्शन है ये भी सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। इट इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एस्टेट बाई NaOH। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हमने ये मिसाल पढ़ी थी, किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करता है, लेकिन वो उस वक्त है जब एस्टर को हाइड्रोलाइज किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और अगर एस्टर को हाइड्रोलाइज किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेस then it will follow a second order mechanism. So ethyl acetate in presence of a base NaOH will produce a salt of acetic acid in sodium acetate and ethanol, and this reaction will follow a second order mechanism. Hydrolysis of an ester by NaOH. इथाइल एस्टेट एक एस्टर है और इसका हम हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस which is NaOH, तो it is an example of second order reaction. तो इनके हाइड्रोलिसिस से ये बनेगा सोडियम एसीटेट और एथानॉल। This reaction is carried in a vessel at a constant temperature by taking equimolar amounts of ethyl acetate and NaOH. तो NaOH और इथाइल एस्टेट की बराबर मोल्स में मिकदारें लेकर एक फ्लास्क में डालेंगे और उसको रिफ्लक्स करेंगे। Measured volumes of reaction mixture are withdrawn at various times and titrated against a standard acid. इस रिएक्शन मिक्सचर में मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स की मिकदारें मालूम करने के लिए हम यहाँ से कुछ वॉल्यूम कुछ सैंपल के तौर पर निकालेंगे, उसको फिर हम टाइट्रेशन की मदद से मालूम करेंगे कि कितना इसमें NaOH है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन वाला तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे, और चूँकि इस रिएक्शन मिक्सचर में NaOH है तो इसको हम किसी स्टैंडर्ड एसिड के साथ टाइट्रेट कर सकते हैं। तो रिएक्शन मिक्सचर के सैंपल को यहाँ फ्लास्क में डाल लेंगे और ब्यूरेट में कोई स्टैंडर्ड एसिड ले लेंगे, मिसाल के तौर पे HCl ले लेंगे या H2SO4 ले लेंगे जिसकी मोलैरिटी पहले से मालूम हो। तो टाइट्रेशन के बाद HCl का जितना वॉल्यूम इस्तेमाल होगा
वो इंडिकेट करेगा कि इस रिएक्शन मिक्सचर में NaOH की मिकदार कितनी है। So the volume of acid used is a measure of the concentration of NaOH or ester. Thus the volume of the acid used when time is equal to 0 gives the initial concentration A of the reactants. यानी जब रिएक्शन आपने शुरू किया है उस वक्त यहाँ से सैंपल लेकर टाइट्रेट अगर करेंगे उसके लिए जो एसिड की मिकदार इस्तेमाल होगी वो NaOH की इनिशियल मिकदार के इक्विवेलेंट होगी, यानी जो शुरू में क्योंकि अभी रिएक्शन जो है वो शुरू नहीं हुआ, रिएक्टेंट अभी हमने मिक्स किए हैं, तो इसलिए इस सैंपल में HCl जितना इस्तेमाल होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, और इस इनिशियल कंसंट्रेशन को हम स्मॉल a से जाहिर करते हैं। The volume of acid consumed at any other time t gives the value of a minus x, यानी किसी भी और वक्त पर जो एसिड का वॉल्यूम इस्तेमाल होगा वो इस a माइनस एक्स की वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा। द वैल्यू ऑफ x कैन बी कैलकुलेटेड। अब इस a माइनस एक्स की वैल्यू की मदद से और ये इस a की मदद से x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। द रेट कांस्टेंट k कैन बी डिटरमिन्ड by substituting values in the second order integrated rate equation। तो ये जो x की वैल्यू यहाँ से मालूम होगी और a माइनस एक्स की वैल्यू और इस a की वैल्यू की मदद से इन वैल्यूज़ को आप इस रेट इक्वेशन में पुट करें और इससे k की वैल्यू मालूम करें। तो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पर जो डाटा हासिल होगा तो हर डाटा के लिए आप अलग अलग k की वैल्यूज़ मालूम करें। अगर वो तमाम k की वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में बराबर आ जाती हैं तो फिर इसका मतलब होगा कि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस की है इथाइल एस्टेट की हाइड्रोलिसिस की, तो यहाँ पर उसका डाटा दिया गया है और इस डाटे को इस्तेमाल करके हम ये साबित करेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। Hydrolysis of ethyl acetate by NaOH using equal concentration of reactants was studied by titrating 25 ml of reaction mixture at different time intervals against standard acid. From the data given below, established that this is a second order reaction. तो टाइम जब ज़ीरो है, अभी रिएक्शन यानी स्टार्ट किया है, उस वक्त जो एसिड का वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ वो है 16 ml और 5 मिनट पर ये इस्तेमाल हुआ 10.24 और 15 मिनटों पर 6.13 और 25 मिनटों पर 4.32 ml एसिड का वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ। तो एसिड का जो वॉल्यूम है ये इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन मीडियम में NaOH कितना है। तो शुरू में जो कि इन द स्टार्ट एसिड जो इस्तेमाल हो रहा है वो NaOH के लिए इस्तेमाल हो रहा है और वो NaOH जो है अभी उसने एस्टर के साथ रिएक्शन अभी नहीं किया, तो ये जो है ये शुरू वाली मिकदार को इंडिकेट करेगा। इसलिए चूँकि शुरू वाली मिकदार को हम A से लिख रहे हैं, तो A इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। सो A की वैल्यू अब निकलाई 16। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनटों के बाद जो ये वैल्यू है ये शो करती है कि रिएक्टेंट की इस 5 मिनट पर मिकदार कितनी है, यानी a माइनस एक्स कितना है। तो ये a की वैल्यू है और ये a माइनस एक्स है, तो a की वैल्यू 16 यहाँ पे रख के आप इस x को यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 5.76। इस तरह 15 मिनटों पर a माइनस एक्स की वैल्यू 6.13 है, क्योंकि 6.13 ml एसिड इस्तेमाल हुआ 15 मिनट पर। तो a की वैल्यू 16 है और a माइनस एक्स की वैल्यू 6.13 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 9.85। इस तरह 25 मिनटों पर जो x की वैल्यू निकलती है वो 11.68 है। और ये x की वैल्यू क्या है, ये यानी प्रोडक्ट्स की मिकदार है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जा रही है। तो अब इन सब
यानी 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए और 25 मिनट के लिए हम के की वैल्यूज मालूम करेंगे इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे और ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे एक्स और ए की और टाइम की, और के की वैल्यू निकालेंगे। तो टाइम जो है वो 5 मिनट है, टी की जगह 5 आ गया, और ए की वैल्यू यहाँ पे 16 है, तो ये जो ए है यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ 16 रख दी। इस तरह जो एक्स है, ये एक्स की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली 5.76, ये यहाँ पुट कर दी, और ये जो a माइनस एक्स है इसकी वैल्यू ये है 10.24, तो 10.24 यहाँ a माइनस एक्स की जगह पे रखा, तो k की वैल्यू निकलाई 0.007। इसी तरह फिर ये वाला डाटा है, यानी 15 मिनटों पर एसिड की जो वैल्यू है 6.13, इसकी ये वैल्यूज यहाँ पुट की। टाइम के लिए 15 मिनट की वैल्यू, यानी ये t के लिए 15, a के लिए जो है ये 16, इस तरह x जो है ये ऊपर, इसके लिए ये वैल्यू 9.85, और a माइनस एक्स की जगह पर ये 6.13, ये 6.13। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो k की वैल्यू आ गई 0.0067। इस तरह ये तीसरे सेट के लिए नहीं 25 मिनटों पर ये टाइम की जगह 25 आ गया, a की जगह पर 16 और a माइनस एक्स की जगह पर ये वैल्यू 4.32, यानी ये जो दी गई वैल्यू 4.32 रख दिया, और s की वैल्यू है 11.68, तो इससे के की वैल्यू में मालूम हो गई 0.00675। तो ये जो तीन वैल्यूज़ के की यहाँ हमने मालूम की, ये तकरीबन आपस में इक्वल हैं। तो वैल्यूज ऑफ के बीइंग फेयरली कांस्टेंट, सो दिस रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। यानी अगर ये रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर का ना होता, यानी कोई और ऑर्डर होता, फर्स्ट ऑर्डर होता या थर्ड ऑर्डर होता या जीरो ऑर्डर होता, तो फिर यानी ये वैल्यूज यहाँ पे रखकर के की वैल्यू हर एक के लिए डिफरेंट आती है, यानी इस सेट के लिए के की वैल्यू और आती, इसके लिए के की वैल्यू और आती, इसके लिए के की वैल्यू और आती। तो यहाँ पर चूंकि तीनों दफ़ा के की वैल्यू सेम आ रही है, इससे ये साबित होता है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं। अभी हमने जो न्यूमेरिकल पीछे डिस्कस किया है उसमें भी हमने उसका ऑर्डर फाइंड आउट किया है। तो उसमें हमने ए की वैल्यूज, ए माइनस एक्स की वैल्यूज और एक्स की वैल्यूज की मदद से वो रेट इक्वेशन में हमने उसको पुट किया था, और हमने देखा कि हर सेट के लिए के की वैल्यू सेम आ रही है। तो इस तरह अगर वो वाला डाटा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता, सेकंड ऑर्डर का ना होता, फिर सेकंड ऑर्डर वाली इक्वेशन से के की वैल्यू यानी एक जैसी ना आती, फिर हम उन वैल्यूज़ को फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में पुट करते और फिर के की वैल्यूज़ निकालते। तो इस तरह फिर वो अगर इस यानी इक्वेशन से के की वैल्यूज़ कांस्टेंट निकलती, तो फिर हमने कहना था कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का भी ना होता, किसी और ऑर्डर का होता, फिर उस यानी ऑर्डर की जो इक्वेशन है उसमें पुट करने से हमें के की वैल्यूज़ एक जैसी मिलती। शॉर्टली ये है कि यानी आप रिएक्शन करें और उसमें ए की वैल्यूज़, ए माइनस एक्स की वैल्यूज़ और एक्स की वैल्यूज़ मालूम करें, और उनको जो रेट इक्वेशंस हैं मुख्तलिफ ऑर्डर्स के लिए, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए, उन इक्वेशंस में आप ये वैल्यूज़ पुट करें और उसके बाद के की वैल्यूज़ निकालें, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालें। तो जिस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक जैसी आ रही हों, तो वही उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। The reaction under study is performed by taking different initial concentrations of the reactant and noting the concentration A minus X after regular time intervals T. The experimental values of A minus X and T are then substituted into integrated rate equations for the first, second and third order reactions. The rate equation, which yields a constant value of K, corresponds to the correct order of the reaction. यानी जिस रेट इक्वेशन से आपको
एक जैसी के की वैल्यूज मिलें तो वही उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। दिस मेथड ऑफ ascertaining the order of a reaction is essentially a method of hit and trial, but was the first to be employed. It is still used extensively to find the order of simple reactions. तो ये जो तरीक़ाकार है ये बहुत आसान है। इसमें हम ये वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली और उनको रेट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि किस इक्वेशन से हमें के की एक जैसी वैल्यूज़ मिलती हैं। तो जिस रेट इक्वेशन से के की एक जैसी वैल्यूज़ हासिल हों तो वही उस रिएक्शन का रेट होता है। दूसरा तरीका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने का है ग्राफिकल मेथड। तो इस तरीके से हम जो रेट इक्वेशंस हैं, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन है और ये सेकंड ऑर्डर की रेट इक्वेशन है, तो इन रेट इक्वेशंस की मदद से हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो जिस यानी रेट इक्वेशन से एक ये स्ट्रेट लाइन हासिल हो तो वही उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। यानी अगर ये कोई ऐसा रिएक्शन है जिसको आपने एक रिएक्शन करके उसके लिए a माइनस एक्स और a की वैल्यूज मालूम की और इस इक्वेशन की मदद से आपने ये ग्राफ ड्रा किया, तो अगर वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का होगा तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। और अगर वो रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर का नहीं होगा और आपने इक्वेशन ये सेकंड ऑर्डर की लगाई है, तो उससे फिर जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन वाला नहीं बनेगा, वो कोई कर्व वगैरह बन जाएगी। फिर आप दूसरा किसी और ऑर्डर की इक्वेशन से इसको ट्राई करें, तो जिस यानी रेट इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिले तो वही उस यानी रिएक्शन का ऑर्डर होगा। मिसाल के तौर पे ये है नेचुरल लॉग a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। तो ये जो इक्वेशन है ये इसकी इक्विवेलेंट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें x और y जो है ये वेरिएबल हैं, m और c जो है ये कांस्टेंट है। तो इस केस में x इज इक्विवेलेंट टू टाइम, y इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स। तो इस किसी रिएक्शन के लिए आप नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स को y एक्सिस के अलॉन्ग ले लें और t को ले लें अलॉन्ग x एक्सिस, और फिर आप इसको ड्रा करें, ग्राफ बनाएं, और ग्राफ की अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो रिएक्शन है वो आपका वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा फिर इस इक्वेशन से ये ग्राफ की स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। इसी तरह अगर वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का है तो आप ये सेकंड ऑर्डर की ये जो इक्वेशन है इसके मुताबिक ये इसके इक्विवेलेंट अगर आप इसको रखें तो y इज इक्विवेलेंट टू 1 ओवर a माइनस एक्स एंड x इज इक्विवेलेंट टू t एंड m इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 1 ओवर a। तो ये x और y का आप ग्राफ बनाएं, x को यानी टाइम को अलॉन्ग x एक्सिस ले लें और 1 ओवर a माइनस एक्स को अलॉन्ग y एक्सिस ले लें और उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो अगर वो रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर का ही होगा फिर हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इस स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप है इट विल बी इक्वल टू m यानी k के बराबर होगी, और इसका जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पर it will be equal to this c and c is equivalent to 1 over a. So intercept will give you the value of 1 over a and slope will give you the value of the rate constant k. तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं। नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के। एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं और इसकी जो मेजर एप्लीकेशन है वो ये है कि हम इसकी मदद से रिएक्शंस का रेट मालूम करते हैं, रेट लॉज मालूम करते हैं। द फैक्टर्स एज टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन के लिए मुख्तलिफ कंडीशंस हम उसमें स्टडी करते हैं कि किन कंडीशंस पर वो रिएक्शन जो है वो उसका रेट डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी रिएक्शन के लिए ये फ़लाँ कंडीशंस हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, तो आप उनको मुनासिब एडजस्ट करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने टारगेटेड प्रोडक्ट्स हैं
उनको जल्दी बना सकते हैं और मैक्सिमम बना सकते हैं। द मैकेनिज्म आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बाय विच ए रिएक्शन अकर्स। तो केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी से हम ये मालूम कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन जो है उसका मैकेनिज्म क्या है, किन स्टेप्स से वो हो रहा है, और उन स्टेप्स की फिर आप मुख्तलिफ कंडीशंस को एडजस्ट करके उस रिएक्शन की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। It provides information about the series of elementary steps which lead to the formation of products. The knowledge of the rate of reaction is very valuable to understand the chemistry of reaction. It is also of great importance in selecting optimum conditions for an industrial process so that it proceeds at a rate to give maximum yield. यानी आप किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस को स्टडी कर सकते हैं और उनको उन ऑप्टिमम कंडीशंस को मेंटेन करके आप मैक्सिमम यील्ड जो है उसकी हासिल कर सकते हैं। स्टडी ऑफ स्पीड विद विच ए केमिकल रिएक्शन अकर, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उसकी स्पीड की स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम अपनी यानी प्रोडक्ट्स को जल्दी हासिल करने में मदद ले सकते हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम इट टेक्स फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर। केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 4 मुकम्मल हुआ। आप इसको अच्छी तरह सुनें और समझें, और जो क्वेश्चंस आपके जहन में आए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा इसके केमिकल काइनेटिक्स के बाकी जो पहले पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उनके लिंक भी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी अच्छी तरह समझें ताकि आपको केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक अच्छी तरह समझ आ सके।